चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं, हमारे आसपास की जो दुनिया है ना, उसमें ब्रांड्स के लोगोज बिल्कुल उन सैटेलाइट्स की तरह है जो दिन रात हमारे जीवन की परिक्रमा करते रहते हैं। हाँ, ये एकदम सही तुलना है। और उनमें से कुछ तो रात के आसमान में चमकते हुए चांद की तरह होते हैं, जो इतने परिचित हैं कि कोई आधी नींद में भी उन्हें पहचान ले। लेकिन कुछ शायद जुपिटर के उन 79 चंद्रमाओं की तरह होते हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं होता। वही ना, हम एक ऐसी तेज तरार दुनिया में रहते हैं जहां रोज हजारों विजुअल सिंबल्स हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं और हमारा दिमाग हर चीज को प्रोसेस नहीं कर सकता। तो वो फिल्टर करता है, राइट? बिल्कुल। दिमाग उन्हीं चीजों को देखता और याद रखता है जिन्हें हम इजीली पहचान सकें या फिर किसी इमोशन के साथ उनको जोड़ सकें। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वो बस भीड़ में गायब हो जाते हैं। और यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत होती है। आज का हमारा मिशन क्या है? हम उन सभी लोगों के लिए कोर डिजाइन कॉन्सेप्ट्स, यानी जो मूल डिजाइन अवधारणाएं हैं, उन्हें डिकोड करने वाले हैं। खास तौर पर उनके लिए जो डिजाइन की दुनिया में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी विषय है आज के टाइम में। हाँ, और हमारी ये चर्चा एक बहुत ही शानदार किताब पर आधारित है। किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ लोगो डिजाइन। हम इसके पहले अध्याय यानी जनरल कॉन्सेप्ट्स पर गहराई से बात करेंगे। ये उन दुर्लभ किताबों में से एक है जो सिर्फ ऊपर ऊपर से ये नहीं बताती कि क्या डिजाइन करना है, ये बताती है कि कोई डिजाइन इंसानी दिमाग पर कैसे और क्यों काम करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ लोगो डिजाइन, इसका Amazon लिंक जो कि है https://amazon.to/4ntfeb डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे सुनने वाले श्रोता डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के QR कोड को स्कैन करके ये किताब बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। हाँ, ये सच में एक मस्ट रीडर। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, अगर टेक्निकल डिजाइन ब्रेकडाउन्स और कैरियर बिल्डिंग कंटेंट पसंद आता है तो इस शो को फॉलो करना ना भूलें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चांद और सैटेलाइट्स वाले उस विचार पर वापस आते हैं। ये हमें हमारे पहले सवाल पर ले जाता है, क्या लोगो सिर्फ लोगो होते हैं? देखिए, अगर हम इतिहास को देखें तो ये सिर्फ कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स या सुंदर चित्र बनाने तक सीमित नहीं है। किताब में एक बहुत दिलचस्प बात है, एक लोगो का असली काम कंपनी और कंज्यूमर के बीच एक ह्यूमन कनेक्शन बनाना होता है। एग्जैक्टली, ह्यूमन कनेक्शन, खुशी, स्थिरता और भरोसा। वही तो, जब कोई किसी प्रोडक्ट को देखता है तो वो सिर्फ एक प्लास्टिक या मेटल का टुकड़ा नहीं खरीद रहा होता, वो उस ब्रांड के वादे को खरीद रहा होता है। सही बात है, और एक अच्छा लोगो उस वादे का चेहरा होता है। लेकिन यहीं पर एक डिजाइनर के लिए सबसे बड़ी चुनौती आती है। टाइम के साथ मार्केट बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, और कंज्यूमर्स की पसंद भी तो बदलती है ना। बिल्कुल बदलती है। तो कंपनीज को टाइम टू टाइम अपने लोगों को अपडेट करना पड़ता है, पर उन्हें ये इस तरह से करना होता है कि उनकी पुरानी पहचान ना खोए। आप चाहते हैं कि बिल्डिंग में वाईफाई हो, मॉडर्न फैसिलिटीज हो, पर आप उसकी सदियों पुरानी नक्काशी को हथौड़े से तोड़ नहीं सकते। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने। अगर आप पुरानी पहचान पूरी तरह मिटा देंगे तो लोग कंफ्यूज जाएंगे, भरोसा टूट जाएगा। किताब में चेज बैंक एक बहुत शानदार एग्जांपल है। ओह हाँ, चेज बैंक। उनका लोगो तो 1961 में डिजाइन हुआ था ना। हाँ, जरा सोचिए, 1961 में उस वक्त ना इंटरनेट था, ना स्मार्टफोन्स, और फिर भी जब दुनिया पूरी तरह डिजिटल हो गई तब भी उन्हें अपना प्रतीक बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि उस लोगो के पीछे की सोच बहुत क्लियर थी। उनका लोगो एक साधारण ऑक्टेगन है जिसके बीच में एक व्हाइट स्क्वायर है। ये बहुत ज्योमेट्रिक और सॉलिड है। उस टाइम पे ज्यादातर बैंक्स बहुत कॉम्प्लेक्स शाही प्रतीक यूज करते थे। और जब आप उन कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स को आज की छोटी डिजिटल स्क्रीन पर देखते हैं तो वो ब्लर या पिक्सेलेट हो जाते हैं। एकदम सही। पर चेज बैंक का वो ज्योमेट्रिक डिजाइन वो स्क्रीन पर भी एकदम क्रिस्प दिखता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। एक अच्छा लोगो एक छोटे से बिजनेस कार्ड से शुरू होकर फोन ऐप, सड़क के बिलबोर्ड और शॉपिंग बैग तक आसानी से पहचाना जाता है। अगर मैं इसे ऐसे कहूं तो एक लोगो किसी कंपनी की विजुअल ऑरा या सिग्नेचर की तरह है। ऑरा, हाँ, ये शब्द बिल्कुल फिट बैठता। और ये ऑरा रातों रात नहीं बनता। आज के टाइम में जो बेसिक शेप्स यूज होते हैं वो असल में हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हैं। सबकॉन्शियस माइंड से कैसे? अरे पुराने जमाने की केव पेंटिंग्स को देखिए। हम इंसान आज भी उन्हीं बेसिक लाइंस और सर्कल्स पर रिएक्ट करते हैं जैसा हमारे पूर्वज गुफाओं में करते थे। लेकिन अगर हम इस इमोशनल और साइकोलॉजिकल एंगल से थोड़ा बाहर आएं, अगर लोगो सिर्फ आर्ट नहीं है बल्कि एक फंक्शनल टूल है,
तो एक डिजाइनर एक खाली कैनवस पर शुरुआत कैसे करता है? यहीं पर हम डिजाइन के मैथ और स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, खासकर एक स्पेसिफिक नंबर की तरफ। 1.618033। 1.618033। ये नंबर तो मैजिक जैसा लगता है, पर मैं शर्त लगा सकती हूँ कि करियर की शुरुआत करने वाले कई डिजाइनर्स मैथ का नाम सुनकर ही घबरा जाते होंगे। हाँ, ये नेचुरल है, पर ये स्कूल वाला अलजेब्रा नहीं है, ये नेचर का मैथ है। और इसके पीछे फिबोनाची सीक्वेंस और गोल्डन रेशियो का फंडा है। गोल्डन रेशियो। ये रेशियो मैजिकल इसलिए लगता है क्योंकि हमारी आंखें इसे हर जगह देखने की आदी हैं। दुहे के स्पाइरल्स हों या सीपियां, सूरजमुखी के बीज, पाइन कोन, डीएनए, यहां तक कि गैलेक्सीज में भी हर जगह यही 1.61803 का रेशियो मिलता है। पर ये फिबोनाची सीक्वेंस काम कैसे करता है? अगर कोई इसको अपने डिजाइन में लाना चाहे तो बेसिक रूल क्या है? इसका रूल बहुत सिंपल है। इस सीक्वेंस में हर नंबर अपने पिछले दो नंबर्स का टोटल होता है। 0 और 1 से शुरू करें तो अगला होगा 1, फिर 1 + 1 हुआ 2, 1 + 2 हुआ 3। अच्छा, फिर 2 + 3 5, 3 + 5 8, यानी आगे 13, 21 ऐसे चलता जाएगा। एग्जैक्टली। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब आप किसी भी नंबर को उसके पिछले नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 8 को 5 से या 13 को 8 से, तो रिजल्ट हमेशा लगभग 1.618 आता है। और जब हम इन नंबर्स को यूज करके बॉक्स बनाते हैं और उनके अंदर कर्व खींचते हैं तो वो फेमस गोल्डन स्पाइरल बनता है। किताब में एक स्वॉन यानी हंस के लोगो का एग्जाम्पल दिया गया है। हाँ, वो स्वॉन लोगो बिल्कुल गोल्डन स्पाइरल को बेस मानकर बनाया गया है। जब कोई डिजाइन इस रेशियो को यूज करता है तो लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें टेक्निकल रीजन नहीं पता होता, पर उनका सबकॉन्शियस कहता है कि हाँ, ये बैलेंस्ड है। सही बात है। ह्यूमन एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को इस नेचुरल पैटर्न को सुंदरता के रूप में देखने के लिए प्रोग्राम कर दिया है। पर यहीं पर मेरी एक शंका है, क्या क्रिएटिविटी को सच में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में बांधा जा सकता है? मतलब क्या डिजाइनर्स सच में कैलकुलेटर और कंपास लेकर बैठते हैं? ये थोड़ा रोबोटिक या ठंडा नहीं हो जाएगा? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। डिजाइन वर्ल्ड में इस पर काफी लंबा डिबेट चला है। एंटागनिस्ट जो होते हैं वो यही मानते हैं कि आर्ट में मैथ लाना उसे सोललेस बना देता है। तो नए डिजाइनर्स के लिए सही रास्ता क्या होना चाहिए? रूल्स को फॉलो करें या कोई रूल ना माने? सही रास्ता इन दोनों के बैलेंस में है। गोल्डन रेशियो कोई जेल नहीं है, ये एक टूल किट है। ये एक केओटिक कैनवस पर ऑर्डर लाता है। पर किताब का सबसे बड़ा रूल यही है कि मैथ को कभी भी मेन कॉन्सेप्ट पर हावी नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई शेप आंखों को अच्छी लग रही है तो नंबर्स के चक्कर में उसे खराब मत करो। एकदम। इंट्यूशन सबसे ऊपर है। किताब में एक रैम यानी भेड़ के सिंबल का उदाहरण है। अगर ध्यान से देखा जाए तो वो प्योर गोल्डन स्पाइरल पर बेस्ड है। उसके सींग के कर्व 1.618 के रेशियो में है। पर फिर भी वो ऑर्गेनिक लगता है, किसी मशीन का पार्ट नहीं लगता। वही तो एक स्किल्ड डिजाइनर की पहचान है। मैथ सिर्फ स्ट्रक्चर देता है, जान डालना डिजाइनर का काम है। इससे अगर एक आम एग्जाम्पल से समझे तो ये बेकिंग की तरह है। बेकिंग? हाँ, कैसे? देखिए, केक का बेस बनाने के लिए मैथ चाहिए, रेसिपी चाहिए, सही टेम्परेचर, बेकिंग पाउडर का एग्जैक्ट मेजरमेंट। अगर रेशियो बिगड़ा तो केक नहीं फूलेगा। हाँ, ये तो है। लेकिन उस केक को सजाना, उसमें फ्लेवर डालना, ये सब उस डिजाइनर की अपनी समझ और कला होती है। अरे वाह, क्या नॉलेज है। मैथ केक का स्पंज है और क्रिएटिविटी उसकी आइसिंग। और इस स्पंज को क्लीन रखने के लिए डिजाइन की दुनिया में एक और फिलॉसफी काम आती है, लेस इज मोर। लेस इज मोर, ये तो आजकल हर कॉर्पोरेट मीटिंग में सुनने को मिलता है। पर क्या ये बस एक ट्रेंडी कैच फ्रेज है? नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। वेस्टर्न लिटरेचर में लेस इज मोर की शुरुआत रॉबर्ट ब्राउनिंग की 1855 की कविता एंड्रिया डेल सार्टो से मानी जाती है। उसका मतलब था कि आर्ट में सिंप्लिसिटी ज्यादा पावरफुल होती है। अगर हम टेक एवोल्यूशन को देखें तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रेडियोज और स्मार्टफोन्स का है। किताब में पुराने भारी रेडियोज की बात की गई है जिनमें कितने सारे फालतू बटन्स और डायल्स होते थे। हाँ, डीटा रैम्स और स्टीव जॉब्स जैसे दिग्गजों ने इस अप्रोच को बदला। उन्होंने फालतू बटन्स हटा दिए। और आज वही भारी मशीन हमारी जेब में एक स्लिम स्मार्टफोन बन गई है जिसमें शायद 1 या 2 बटन होते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वेस्टर्न नहीं है, इसकी जड़ें ईस्टर्न कल्चर में भी बहुत स्ट्रांग है।
चाइना और जापान का चान और ज़ेन बुद्धिज्म सिंप्लिसिटी को सिर्फ एक डिजाइन चॉइस नहीं बल्कि जीने का तरीका मानता है। ओह, ज़ेन फिलॉसफी ये डिजाइन को कैसे अफेक्ट करती है? देखिए, जहां वेस्टर्न परंपराओं में अमीरी दिखाने के लिए हेवी डेकोरेशन होता था, ज़ेन में नेचुरल स्टेट पर फोकस करते हैं। पत्थर को पत्थर और रेत को रेत रहने दिया जाता है ताकि दिमाग को शांति मिले और डिस्ट्रैक्शंस कम हो। बिल्कुल। किताब में एंसो सिंबल का जिक्र है। वो बस ब्रश का एक सिंपल सर्कुलर स्ट्रोक होता है जिसे एक ही सांस में बनाया जाता है। ये सिंप्लिसिटी और बैलेंस का अल्टीमेट सिंबल है। ये काफी गहरा और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, पर वेस्टर्न कल्चर ने तो इसे मास प्रोडक्शन और मॉडर्निज्म के दबाव में अपनाया था ना। जब किसी चीज की लाखों कॉपीज बनानी हो तो हर पीस पर नक्काशी करना पॉसिबल नहीं है। सही बात है। वेस्ट में सिंप्लिसिटी एक प्रैक्टिकल जरूरत बन गई थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट आता है। किताब में सिंप्लिसिटी की बात करते करते अचानक से लिटिल रेड राइडिंग हुड के भूरे भेड़िए यानी ग्रे वुल्फ का जिक्र आ जाता है। पहली बार पढ़ने पर यह बड़ा अजीब लगता है। ग्रे वॉल्फ। क्या इसका मतलब ये है कि जिस तरह वो भेड़िया दादी के कपड़े पहनकर मासूम दिखने का नाटक करता है, वैसे ही सिंप्लिसिटी के पीछे भी कोई खतरा छिपा हो सकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक बहुत गहरा रूपक है। जब हम लेस इज मोर के चक्कर में चीजों को जरूरत से ज्यादा सिंपल कर देते हैं तो ब्रांड अपनी सोल, अपना कैरेक्टर खो देता है। हाँ, और ऐसे में सभी लोगों से एक जैसे दिखने लगते हैं। इसको आजकल ब्लैंडिंग भी कहते हैं ना? एग्जैक्टली, ब्लैंडिंग। दिखने में सिंपल पर अंदर से कोई आइडेंटिटी नहीं। वो बस दादी के कपड़ों में छिपे भेड़िए बन जाते हैं। ये खतरनाक है। सिंप्लिसिटी के नाम पर सब हटा दोगे तो लोगो इतना फ्लैट हो जाएगा कि उसकी कोई कहानी ही नहीं बचेगी। स्मार्टफोन वाले एग्जाम्पल को ही ले लीजिए। बटन्स तो हटा दिए, पर अब सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन स्क्रीन के अंदर 3 डॉट मेन्यूज में छिप गए हैं। हाँ, बाहर से सिंपल लग रहा है पर उसे यूज करना अंदर से कॉम्प्लेक्स हो गया। वही ना, यही वो फाइन लाइन है जो हर डिजाइनर को समझनी होती है। कम का मतलब खालीपन नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ वो रखना जो सबसे ज्यादा जरूरी हो। और इसी स्ट्रगल ने उस एरा को जन्म दिया जिसे हम ग्राफिक डिजाइन में मॉडर्निज्म कहते हैं। यही आधुनिक लोगो डिजाइन की फाउंडेशन है। तो इस मॉडर्निज्म की शुरुआत हुई कैसे? पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप में काफी उथल-पुथल थी। पुराने शाही डिजाइन अब रेलेवेंट नहीं थे। नए डिजाइनर्स क्यूबिज्म, फ्यूचरिज्म और डे स्टाइल जैसे आर्ट मूवमेंट से इंस्पायर होने लगे। एक मिनट, जो श्रोता इन टर्म्स को नहीं जानते उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। क्यूबिज्म मतलब पिकासो के काम जैसा, जहां रियलिटी को तोड़कर ज्योमेट्रिक शेप्स में दिखाया जाता था। बिल्कुल सही। क्यूबिज्म बिल दुनिया को ब्लॉक्स और ज्योमेट्री में देखना सिखाया। फ्यूचरिज्म ने डिजाइन में स्पीड और मशीन्स की एनर्जी डाली, और द स्टाइल ने आर्ट को पूरी तरह एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, सिर्फ स्ट्रेट लाइंस और प्राइमरी कलर्स। उन्होंने पुरानी कल्चरल डेकोरेशंस को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। हाँ, इनकी मेन फीचर्स थी बोल्ड टाइपोग्राफी, प्राइमरी कलर्स जैसे लाल, नीला, पीला और सिंपल एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक शेप्स। पर उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी यूनिवर्सल अपील चाहते थे जो हर कल्चर और लैंग्वेज को क्रॉस कर सके। प्राइमरी कलर्स प्रिंट करने में सस्ते थे और बोल्ड टाइपोग्राफी दूर से या चलती ट्रेन से भी पढ़ी जा सकती थी। किताब में मॉडर्निस्ट की एक विजुअल लैंग्वेज की बात की गई है, जिसमें लहरें, धारियां, तारें, तीर, क्यूब्स और स्पाइरल्स आते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कोई नई भाषा हो। ये सच में एक भाषा है। एक नए डिजाइनर के लिए इन शेप्स को समझना ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अल्फाबेट सीख रहा हो। अल्फाबेट्स। हाँ, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि एक तीर स्पीड कैसे दिखाता है या एक क्यूब स्टेबिलिटी कैसे लाता है, तब तक आप विजुअल फॉर्म में बात नहीं कर सकते। करियर बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मॉडर्निस्ट डिजाइन एक तरह से विजुअल लैंग्वेज का ग्रामर है। आज अगर कोई करियर शुरू कर रहा है तो इस ग्रामर के बिना वो एक अच्छा और मीनिंगफुल लोगो नहीं बना सकता। एकदम पॉइंट पर हैं आप। स्ट्रक्चर, एंगल्स, कॉम्पोजिशन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस के बीच का टेंशन समझना पड़ता है। तभी आप अपने काम में नयापन ला सकते हैं, बिना वो दाढ़ी की शक्ल वाला भेड़िया बने। सच में आज की इस गहन चर्चा में हमने काफी डीप कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, चांद और सैटेलाइट्स के एनालॉजी से लेकर ह्यूमन इमोशन वाले कनेक्शन तक, और फिबोनाची सीक्वेंस की उस मैथमेटिकल ब्यूटी को भी डिकोड किया। बिल्कुल। हमने ज़ेन फिलॉसफी, लेस इज मोर के फायदे और खतरे, और मॉडर्निज्म के ड्रामर को भी समझा, जो कि सच में आज के हर अच्छे लोगों की रीढ़ की हड्डी है। वही ना,
एक सक्सेसफुल डिजाइनर वो है जो इन सभी टूल्स को सही टाइम पे कंबाइन करना जानता हो, इमोशन और मैथ का बैलेंस रखे। एकदम। पर चर्चा खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम लोग एक नए और थोड़े प्रोवोकेटिव थॉट पर गौर करें। हमने देखा कि हिस्ट्री में लोगोस कॉम्प्लेक्स शाही डिजाइन से सिंपल मॉडर्निस्ट शेप्स में बदल गए, सिंप्लिसिटी जीत गई। हाँ, यही ट्रेंड रहा है। लेकिन अब हम एआई के जमाने में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 सेकंड में लाखों सिंपल ज्योमेट्रिक लोगोस जनरेट कर सकता है। तो अगर सिंप्लिसिटी अब मशीन्स के लिए इतनी आसान हो गई है, तो क्या फ्यूचर में ह्यूमन डिजाइनर्स वापस कॉम्प्लेक्सिटी या मानवीय अपूर्णता की तरफ लौटेंगे, अपने आप को मशीन से अलग दिखाने के लिए? अरे वाह, ये डिजाइन के फ्यूचर पर एक बहुत ही गहरा सवाल है। शायद हमारी इम्परफेक्शन ही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। श्रोताओं को इस सोच के साथ छोड़ते हैं। याद रखिए, अगर ये डीप डाइव पसंद आई हो और इन डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ना हो, तो प्रिंसिपल्स ऑफ लोगो डिजाइन किताब जरूर चेक करें। डिजाइन फंडामेंटल्स के लिए ये मास्टर क्लास है और खरीदना बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन में Amazon लिंक जो है https:/4ntfyb, उसका QR कोड दिया हुआ है। बस स्कैन करके आप अपनी कॉपी ले सकते हैं। डोंट मिस दिस वन। और हाँ, ऐसे ही टेक्निकल डिजाइन ब्रेकडाउन्स और करियर बिल्डिंग कंटेंट के लिए शो को फॉलो करना ना भूलें। अगली बार जब आप फोन स्क्रीन पर किसी आइकन को टैप करें, तो याद रखिएगा वो विजुअल सिंबल आपसे चुपचाप बात कर रहा है। सही में डिजाइन हर जगह है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा में मिलते हैं।